ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम के जरिए हमेशा हमारी कोशिश होती है कि सरकार की योजनाएं हों या नवीनतम जानकारियां सब आपसे साझा कर सकें हम। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। धान के साथ वैकल्पिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी सरकार। दलहन की फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए करे पोषक तत्वों का प्रबंधन। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी मैनुअल पैडी थ्रेसर मशीन। राज्य सरकार ने राज्य के दक्षिणी इलाकों में जलवायु परिवर्तन के कारण खेती का स्वरूप बदलने का निर्णय लिया है। पानी की कमी के कारण धान के साथ साथ अब वैकल्पिक फसलों का खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल। आज मिलेट्स का मार्केट बहुत बढ़ गया है, उसकी खेती की जा सकती है। खरीफ में मक्के की खेती की जा सकती है उन इलाकों में जहाँ पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, तो उन इलाकों में मक्के की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस साल हम लोग का लक्ष्य है कि खरीफ में हम लोग वर्षा आधारित खेती नहीं करके जो अन्य विकल्प है, चाहे मक्के का हो चाहे मिलेट का हो, उस पर ध्यान दिया जाएगा। खाद्यान्न के बाद दलहनी फसलों का उत्पादन किसान भाई ज्यादातर करते हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन के क्रम में किसान भाई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर और सावधानियां बरतकर बेहतर लाभ ले सकते हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण है पोषक तत्व प्रबंधन, जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। किसान बंधुओं, यदि आप कम भूमि के कारण मत्स्य पालन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप खेती के सह व्यवसाय के तौर पर इसे करना चाहते हैं, तो आप बायोफ्लॉक तकनीक अपना सकते हैं। इस विधि से कम स्थान में मत्स्य पालन कर आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इस तकनीक के जरिए साल में आप कम से कम 3 क्रॉप ले सकते हैं, जिससे आमदनी अच्छी होगी। सरकार खेती के साथ साथ खेती से जुड़े काम धंधों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार नई नई योजनाएं और नई नई तकनीक लॉन्च कर रही है। अब तो मछली पालन की भी ऐसी तकनीकें आ गई हैं जिनके आधार पर आप तालाब के बिना भी मछली पालन कर सकते हैं। बिना तालाब के मछली पालन की तकनीक का नाम है बायोफ्लॉक तकनीक। बायोफ्लॉक तकनीक से कम पानी और कम खर्च में अधिक मछली उत्पादन किया जा सकता है। इस तकनीक से किसान भाई बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। पशुपालक भाई बहनों, अगर आप देसी प्रजाति का दुधारू गाय पालन चाहते हैं तो उन्नत किस्मों का पालन करें। साहीवाल एक उन्नत गृह प्रजाति है। इसके अलावा नूरा भी एक बेहतर प्रभेद है। इसके पालन से लाभ का प्रतिशत काफी बढ़ जाता है। इस विषय पर जानकारी लेते हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार से। पहली तो कि ये रोगरोधी प्रजाति होंगी। यहाँ की आबोहवा, मिट्टी या जलवायु में ये बेहतर कर रही हैं। काफ़ी दिनों से यहीं पर पल बढ़ रही हैं। दूध भले ही थोड़ा 1-2 लीटर उनसे कम देंगी, लेकिन लंबे समय तक इनका दूध उत्पादन बना रहेगा। दूध की गुणवत्ता उससे बेहतर होगी और इनके रख रखाव पर खर्च काफ़ी कम होगा। किसान भाई बहनों, कृषि उपकरण हमारे काम को काफ़ी आसान बना देता है। ऐसा ही एक उपकरण है मैनुअल पैडी थ्रेसर, जो कि धान के दानों को छुड़ाने का काम करता है। कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी खरीद पर सरकार द्वारा 50% का अनुदान भी दिया जाता है। इसके लिए ज़्यादा स्थान या धन की भी जरूरत नहीं होती। सफलता की इस कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम बैरिया, जिला पटना के प्रगतिशील किसान राम प्रवेश मेहता। इन्होंने 5 बीघा में प्याज की खेती कर सफलता प्राप्त की है। इनका कहना है कि अगर मौसम ठीक रहा तो लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा हो जाता है।
अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति सब्जी मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। नया लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2200 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से, लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही सुनी आपने अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज की कहानी। कार्यक्रम की अगली कुछ कड़ियों में हमारी ये कोशिश होगी, हम ये उम्मीद करेंगे कि आप में से कुछ लोगों की सफलता की कहानी आपके बाकी साथियों तक पहुंचा सके। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, साथ ही साथ आम के पेड़ों पर भी बहार आई हुई है, यानी कि मंजर फलने लगे हैं। लेकिन कई बार कई कारणों से इन मंजर को सुरक्षित नहीं रख पाते हम, और ये मंजर झड़ जाते हैं, फल का रूप नहीं ले पाते। तो इस भेंट वार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से अब जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे करें आम के बढ़ते मंजरों की देखभाल। किसान बंधुओं नमस्कार। किसान बंधुओं, अपना प्रदेश बिहार जो है वो आम उत्पादन के लिए विख्यात है। यहाँ विभिन्न प्रकार के आम की प्रजातियाँ जो है उसका उत्पादन होता है। अभी आप देख भी रहे होंगे कि आम के पेड़ जो हैं वो मंजरों से लदे हैं। किसान बंधुओं, यह आम का अच्छा उत्पादन इस बात पर भी निर्भर करता है कि मंजर का देखभाल किस तरीके से किया गया है, वो रोग रहित है या नहीं है। कोई कीट के कारण या किसी रोग के कारण अगर मंजर झड़ रहा है तो ये दिक्कत वाली बात है। आगे के समय में आम का उत्पादन इससे प्रभावित होता है। तो आम का मंजर अच्छे गुण वाला हो, उसमें किसी प्रकार का रोग व्याधि ना लगा हो, इन तमाम बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आम की मंजर का देखभाल आपको किस रूप में करना चाहिए, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। इन्हीं बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं ICAR पटना के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर तन्मय कोले। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। सर, चूँकि ये हम लोग कहते हैं कि अगर मंजर बहुत ज़्यादा है तो किसान ये सोचते हैं कि इस बार जो है उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितना मंजर का झरना उचित है और कैसे किसान आके कि नहीं मंजर जो ज़्यादा झड़ रहा है। आम में दो तरह का फ्लावर होता है, एक होता है उभय लिंगो फूल जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स फ्लावर में होता है, और एक होता है मेल फ्लावर। अभी क्या होता है, मैक्सिमम फ्लावर होता है मेल, इसीलिए जो मेल फ्लावर उसी से फ्रूट्स नहीं होता है, वो झड़ जाते हैं, और फीमेल का फ्लावर का मात्रा होता है 0.1% से भी कम। तो ये स्वाभाविक है, आपके जितना भी मंजर में फूल आए इससे 0.1% से नीचे में ही वो फ्रूट सेट करेगा। सर, इसका मतलब ये हमारे किसान ये समझें कि जितना उसमें मंजर लगा है उसमें से 100 में एक झरेगा ही, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ठीक है कि आपसे ये जानना चाहता हूँ आगे सर कि हमारे किसान, चूँकि मंजर आया हुआ है तो कुछ नए भी किसान हमारे साथ हैं जो हर बार फलों का उत्पादन से जुड़े हैं, उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जब मंजर लगा हुआ है उस वक्त उन्हें सिंचाई या क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए।
आम में फूल झड़ जाना स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी अतिरिक्त जो फूल वो झड़ जाता है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक होता है इसमें ज़्यादा इंसेक्ट का आक्रमण होना, जिसमें होता है दो मेजर इंसेक्ट्स है जो आम को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक होता है इसको मैंगो हॉपर और एक होता है मैंगो मिलीबग। मैंगो हॉपर के केस में क्या होता है, ये हॉपर एक हनी ड्यू सिक्रेशन करते हैं। वो हनी ड्यू सिक्रेशन के ऊपर जो जहाँ नया फ्लावर बनते हैं उसके ऊपर जो एक सूटी मोल बोल के एक फंगस का ग्रोथ होता है। वो क्या धीरे धीरे स्टिकी चीज़ों के वजह से वो फ्लावर में इफ़ेक्ट करते हैं, वो फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। उसके लिए मैंगो जो हॉपर को दूर करने के लिए थायोमिथॉक्सोडाम 25%, जिसका रेट होना चाहिए 0.5 ग्राम प्रति लीटर, इसी हिसाब से प्लांट को छिड़काव करना चाहिए। ये जनरली 2 बार करना चाहिए, जब फ्लावर नया शुरू हो रहा है उस समय में और उसके 15 दिन बाद में। और ये छोड़ के मिलीबाग में भी सेम प्रॉब्लम आता है। मिलीबाग को भी इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और एक समस्या होता है इसमें मैंगो में, वो है आपको डिजीज़। एंथ्राक्नोज एक ऐसा डिजीज़ है जो मैंगो को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ में पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये दोनों के केस में, पाउडरी मिल्ड्यू के केस में क्या करना है, मैनकोजेब और कार्बनडिजिम के जो मिक्सचर है वो 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और ये जो आपको एंथ्राक्नोज के केस में आपको जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्लांट को छिड़काव करना चाहिए। ये छोड़ के और एक समस्या होता है, कभी कभी आपको अचानक विंटर में बरसात आ जाता है, तो जब हल्का बारिश होता है और बादल छाया रहता है, इसमें डिजीज़ पेस्ट तो बढ़ते हैं और प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। उसी समय में प्लांट का फ्लावर झड़ जाता है। दूसरा बात है, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करने के बाद इरिगेशन को भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। फ्लावरिंग होने के 2 से 3 महीना पूर्व इसको अच्छा से फ्रीक्वेंट इरिगेशन देना है, तो प्लांट का फूल अच्छा से आए। उसके बाद जब फ्लावरिंग होगा उस समय में पानी देना नहीं चाहिए। फ्लावरिंग होने के बाद जब फ्रूट सेट कर जाएगा तब से इसको पर्याप्त परिमाण इरिगेशन देना चाहिए। सर, 2 सवाल मेरा है आपसे। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनमें अभी मंजर आना शुरू ही हुआ है, तो उसके लिए हमारे किसानों को कुछ सलाह देना चाहेंगे कि उस वक्त उनको क्या करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जो आप बता रहे थे कि फ्रूट सेट कर गया, मतलब फल का छोटा छोटा दाना लग गया है, तो वो दाना झड़े नहीं, वो मजबूती से पेड़ उसको पकड़े रहे, उसके लिए हमारे किसानों को कुछ करना चाहिए या कुछ अतिरिक्त स्प्रे करने की ज़रूरत है? आपका पहला जो सवाल है उसमें जो प्लांट्स अभी फ्लावरिंग आया है उसको फंगीसाइड स्प्रे कर देना चाहिए। हम थोड़ी देर पहले ही बताया, कार्बनडिजिम और मैनकोजेब का मिक्सचर बाज़ार में अलग अलग कॉमर्शियल नाम से मिलता है। इसको 1 to 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। और साथ में जिसमें फल आ चुका है उसको रिटेंशन के लिए नैप्थेलिक एसिडिक एसिड का जो हार्मोन है उसको भी छिड़काव करना चाहिए। सर, कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी पेड़ में एक साल में ज़्यादा फ्लावरिंग आता है, मंजर लगता है, और दूसरे साल में कम मंजर लगता है, तो इसका क्या वजह होता है? ऐसा किसान क्या करें जिससे कि नियमित तौर पे अच्छे मंजर लगें? और दूसरी बात जो मैं आपसे एक बार जो पूछा सर, कि अगर छोटे फ्लावर लग गए हैं तो वो छोटे फ्लावर झरे नहीं, उसके लिए हमारे किसान को क्या करना चाहिए? जो एक साल ज़्यादा फूल होता है, एक साल नहीं होता है, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑल्टरनेट बियरिंग बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आम एक साल पूरा एनर्जी कलेक्ट करते हैं और वो एनर्जी भरपूर कलेक्ट करने के बाद पूरा फ्लावर प्रोडक्शन में डाल देते हैं। तो एक साल में ज़्यादा होता है, एक साल में कम होता है। अभी जितना नॉर्थ इंडियन वैरायटी है सब में ये प्रॉब्लम है, और इसलिए ये नेचुरल है, इसको कोई उपाय नहीं है। कुछ केमिकल से इसको सीधा सही करने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा वैरायटी भी विकसित किया गया है जिसमें हर साल अच्छा खासा फ्रूटिंग होता है। उसमें क्या किया, साउथ इंडियन का जो वैरायटी है मोस्टली वो लोग एनुअल बियरिंग, हर साल बियरिंग होता है, इसको
साइंटिफिक लैंग्वेज में रेगुलर बियरिंग वैरायटी बोलते हैं। तो रेगुलर बियरिंग वैरायटी में नीलम होता है, उसी को नॉर्थियन वैरायटी दशहरी से क्रॉस करके अम्रपाली जो वैरायटी डेवलप किया वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग होता है और हर साल प्रोड्यूस होता है। ये छोड़ के दशहरी 51 बोल के एक नया सिलेक्शन है जो दशहरी आम से निकाला है, वो भी रेगुलर बियरिंग की तरह बिहेव करते हैं। तो इसके यही उपाय है, आपको ये दोनों वैरायटी लगाना चाहिए आपको रेगुलर बियरिंग के लिए। सर, कार्यक्रम के आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे किसानों को आम के मंजर के बारे में कुछ संदेश दें ताकि वो अपने मंजर को ठीक ढंग से रख पाएँ। किशन भाइयों, आज ये जो समय है आपको मंजर को सुरक्षित रखने का समय है। क्या होता है, बहुत समय हम लोग पौधा लगाते हैं घर पे, जिसको देखभाल नहीं करते हैं, सोचते हैं जो होगा होगा, लेकिन प्रॉपर केयर होना चाहिए। क्योंकि अभी जो आबहवा जो जलवायु परिवर्तन के वजह से जनवरी फरवरी इवन मार्च महीना में भी अचानक बारिश हो रहा है, बादल छा रहा है, ये क्या कर रहा है, इंसेक्ट पेस्ट को बढ़ावा दे रहा है। उसके हिसाब से जो पहले साल से इस साल में फ्लावर ड्रॉप का संभावना ज़्यादा है, तो आपको उसके लिए प्रोटेक्शन लेना चाहिए। अभी तक जितना बताया हो, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड सही समय में स्प्रे करना चाहिए, और साथ साथ आपको ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे नैप्थलिक एसिटिक एसिड अगर स्प्रे करेंगे, आपको फलों का रिटेंशन बढ़ेगा। फ्रूट सेट करने के बाद आप सही से उसमें पानी डालिए, और साल भर आम के जड़ के नीचे को जगह साफ सफाई रखिए, तो उसमें इंसेक्ट पॉपुलेशन कम हो और आम में ज़्यादा धूप लगे। डॉक्टर तन्मय सर, हमारे किसान किस तरीके से अपने मंजर को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों को दी। आज आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान बंधुओं, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। जानकारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है, बारी है सरकार की योजनाओं पर आधारित इस फीचर फिल्म की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई।
इसके तहत 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1,75,00,000 से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल ररही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं FPO का डायरेक्टर हूं। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियां, नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे फिर आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। जुड़े रहिए कार्यक्रम से इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।